So welcome students, BCom पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपनी इनकम सैलरी वाला चैप्टर चल रहा था और सैलरी वाले चैप्टर के अंदर आपको मैंने मुख्य शुरू में बताया था कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें, वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या क्या हो सकते हैं, इसकी अपन चर्चा पहले कर चुके हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए, एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं, कर दायित्व का आधार क्या होता है, वेतन और पेशे की आय क्या होती है, वेतन और मजदूरी में कोई अंतर नहीं है, स्वेच्छा से यदि वेतन त्याग दिया गया तो क्या होगा, करमुक्त वेतन को वापस जोड़ दिया जाएगा, लोन लेना को वेतन में वेतन नहीं माना जाता है और उसके उपार्जित होने का समय स्थान क्या होता है, सेवा के पश्चात यदि कोई भुगतान मिला है तो क्या होगा। ये सारे महत्वपूर्ण नियम की अपन चर्चा पहले कर चुके हैं। अब इसके आगे की अपन बात करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय की गणना। तो वेतन से जब आय की अपन गणना करेंगे, मैंने आपको बताया था आय के कितने शीर्षक होते हैं, 5 शीर्षक होते हैं आय के। इनकम पहला शीर्षक की अपन बात कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें ली जाएंगी। एक तो मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी। मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब है वेतन से आपको मुद्रा के रूप में कितनी आय हुई है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम। इन चारों का टोटल लगाया जाएगा। इस टोटल को अपन मानते हैं ग्रोस सैलरी। इसको क्या मानेंगे, ग्रोस सैलरी, सकल वेतन। इस सकल वेतन में से कुछ कटौतियां दी जाती हैं और वो कटौतियां कौन कौन सी हैं। 3 कटौतियां हैं सैलरी के अंदर। पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शंस की कटौती, दूसरी है इंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती और तीसरी है प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड की कटौती। इन तीनों कटौतियों को घटाने के पश्चात जो ये वेतन शेष रहेगा, इसको अपन मानते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अब इसकी अपने को गणना करनी है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी की गणना करनी है। तो अब इसकी गणना करने के लिए अब एक एक चीज़ को आप शुरुआत से समझते जाइए। सबसे पहले अपन लेते हैं मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी, कि सैलरी से मौद्रिक रूप में जो पैसा प्राप्त हुआ है वो कैसे निकालेंगे। तो अब इसको समझिए। सबसे पहले इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो बात आती है अपनी मूल वेतन। इसको कहते हैं बेसिक सैलरी। मूल वेतन। देखिए 7वें वेतन आयोग में तो इसका प्रक्रिया इसकी चेंज हो चुकी है, परंतु आपके जो क्वेश्चन आएगा उसके अंतर्गत मूल वेतन आ सकता है। तो मूल वेतन का मतलब समझ लीजिए, प्रति माह एक निश्चित राशि कर्मचारी को मूल वेतन के रूप में दी जाती है। सामान्यतः ऐसे वेतन की गणना आपसी समझौते के आधार पर या वेतनमान के आधार पर की जाती है। वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना की जाती है। वेतनमान को अपन कहते हैं पे स्केल। वेतनमान के आधार पर इसकी गणना की जाती है। और मूल वेतन के अतिरिक्त कर्मचारी को कई भत्ते और अनुलाभ आदि भी प्राप्त होते हैं, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले अपन आज वेतनमान की बात करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर ये वेतनमान पे स्केल या आएगी ही आएगी। तो अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है वेतनमान का। देखिए वेतनमान का मतलब है, जैसे आपको यूँ दिया हुआ क्वेश्चन 15,400, 19,800, 23,000, ये जैसे वेतनमान आ गया। अब इस वेतनमान का मतलब समझ लो क्या होगा। इस वेतनमान का मतलब ये है कि कर्मचारी को शुरुआत में प्रति माह कितना वेतन मिलेगा। प्रति माह उसका वेतन कितना मिलेगा, 15,000 रुपये प्रति माह उसको वेतन मिलेगा। फिर 1 वर्ष जब वो काम कर लेगा तो उसके वेतन में वृद्धि होगी। वृद्धि कितने रुपए की होगी, वृद्धि होगी 400 रुपये की।
तो इसका मतलब शुरुआत में उसको वेतन कितना मिलेगा, 15,000 रुपये प्रति माह। अगले वर्ष 1 वर्ष पश्चात उसका वेतन कितना हो जाएगा, 15,400 रुपये हो जाएगा। फिर उसके 1 साल बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, इस 15,400 में फिर 400 रुपये जुड़ेंगे तो 15,800 रुपये हो जाएगा। फिर 15,800 में फिर 400 रुपये जुड़ेंगे 1 साल बाद, तो ये हो जाएगा 16,200। फिर 1 साल बाद हो जाएगा 16,600। फिर उसके बाद में 16,600 में 400 रुपये और जुड़ेंगे 17,000। तो ये 1 वर्ष बाद में उसका वेतन कितना होगा, 15,400। 2 वर्ष बाद में 15,800। 3 वर्ष बाद में 16,200। 4 वर्ष पश्चात 16,600। 5 वर्ष पश्चात उसका वेतन हो गया 17,000। और 6 वर्ष के पश्चात कितना होगा उसका वेतन बताओ। 6 वर्ष के पश्चात कितना होगा, 17,000 में फिर 400 रुपये जुड़ जाएंगे तो 17,400। 7 वर्ष बाद में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 400 रुपये और जुड़ जाएंगे तो 17,800। फिर ये कब तक जुड़ता रहेगा ऐसे 400 रुपये, ये तब तक जुड़ता रहेगा जब तक उसका वेतन कितना नहीं हो जाता, 19,000 रुपये नहीं हो जाता, तब तक जुड़ता रहेगा। जैसे 8 वर्ष पश्चात उसका वेतन कितना हो जाएगा, 17,800 में फिर 400 रुपये जुड़ेंगे तो 18,200। फिर 9 वर्ष पश्चात उसका वेतन हो जाएगा 18,200 में 400 रुपये जोड़ेंगे 18,600। फिर 10 वर्ष पश्चात उसका वेतन हो जाएगा 18,600 में 400 रुपये जोड़ेंगे 19,000। अब ये 19,000 तक पहुंच गया ये वेतन। 19,000 के बाद में जो वेतन वृद्धि होगी वो कितने रुपए की होगी, 800 रुपये की। यानी कि 11 वर्ष पश्चात उसका वेतन होगा 19,800। 19,000 अब 400 रुपये ख़त्म हो जाएगी वेतन वृद्धि। 19,000 जब उसका वेतन पहुंच जाएगा तो उसकी वेतन वृद्धि कितने रुपए की होगी, 800 रुपये की। और फिर ये 800 रुपये की वृद्धि कितने दिन तक चलती रहेगी, जब तक उसका वेतन कितना नहीं हो जाता, 23,000 रुपये नहीं हो जाता, तब तक चलती रहेगी। तो इसको अपन, इस पूरी को अपन क्या कहते हैं, इस पूरे को अपन कहते हैं वेतनमान। ये जो पूरा का पूरा है, इस पूरे को अपन क्या कहते हैं, इस पूरे को कहा जाता है पे स्केल। ये है आपका वेतनमान। और ये 15,000 रुपये को क्या कहेंगे, इस 15,000 रुपये को कहेंगे मूल वेतन। ये 15,000 रुपये क्या है, मूल वेतन। 15,400 क्या है, मूल वेतन। और ये 400 रुपये क्या है, इस 400 रुपये को कहते हैं वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि कब होती है, 1 वर्ष पश्चात। तो ये 15,000 रुपये मूल वेतन, इसमें 400 रुपये की वेतन वृद्धि जोड़ी तो मूल वेतन हो गया 1 वर्ष पश्चात 15,400। फिर 15,400 मूल वेतन हो गया। फिर इसमें 1 वर्ष पश्चात वेतन वृद्धि जोड़ दी 400 रुपये की, तो मूल वेतन कितना हो गया, 15,800। और ये 400 रुपये की वेतन वृद्धि कब तक जुड़ती रहेगी, ये जुड़ती रहेगी जब तक उसका वेतन नहीं हो जाता कितना, 19,000। 19,000 रुपये जब वेतन हो जाएगा तो उसके पश्चात में वेतन वृद्धि कितने रुपये की जुड़ेगी, 800 रुपये की वेतन वृद्धि जोड़ी जाएगी। कब तक जोड़ी जाएगी, जब तक उसका वेतन कितना नहीं हो जाता, 23,000 रुपये नहीं हो जाता। ये इसको अपन कहते हैं मूल वेतन और वेतन वृद्धि और वेतनमान। 3 शब्द हैं, एक शब्द है मूल वेतन, एक शब्द है वेतनमान, एक शब्द है वेतन वृद्धि। तो मूल वेतन, तो इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं वेतनमान। ये है पे स्केल, इस पूरे को कहते हैं वेतनमान। ये पूरा वेतनमान है। ये 400 रुपये क्या है, वेतन वृद्धि। 800 रुपये क्या है, वेतन वृद्धि। ये 15,000 रुपये क्या है, मूल वेतन। 15,400 क्या है, मूल वेतन। 15,800 क्या है, मूल वेतन। तो ये तीनों शब्द क्लियर होने चाहिए, वेतनमान, मूल वेतन और वेतन वृद्धि। तो आपको सवाल के अंदर ये चीज़ दी जाएगी, वेतनमान दिया जाएगा, तो आपको सबसे पहले तो मूल वेतन निकालना पड़ेगा। अगर मूल वेतन आपने गलत निकाला तो फिर आगे उसकी पूरे 12 महीने का वेतन ही गलत हो जाएगा। तो ये बात अब आपको ध्यान रखनी है कि आपको मूल वेतन कैसे निकालना है। मूल वेतन के अलावा इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ है उसमें ये वेतनमान ना करके इसमें जो वेतन वृद्धि है वो वेतन वृद्धि कर दी है 3%। जो भी मूल वेतन होगा उसका 3% होगी वेतन वृद्धि, और वो 3% हर वर्ष चलती जाएगी। तो इसलिए वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अंदर तो ये थोड़ा सा चेंज किया है
बल्कि छठे वेतन आयोग से ही थोड़ा सा ये चेंज कर दिया था। तो अब इसके आप कुछ इलिस्ट्रेशंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि वेतन के अंतर्गत एक चीज़ और शामिल की जाती है जिसको अपन कहते हैं फीस या कमीशन। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, बोनस। तो इसको समझ लीजिए, फीस या कमीशन। कई बार कर्मचारी को अलग से कोई कमीशन दे दिया जाता है, जैसे विक्रय के ऊपर इतना % कमीशन दिया जाएगा वेतन के अलावा, तो वो ये फीस या कमीशन यदि कोई अतिरिक्त दिया जाता है वेतन के बदले में, तो वो वेतन के अंतर्गत ही जोड़ दिया जाता है, सकल वेतन में ही उसको शामिल कर लिया जाता है। इसी तरीके से यदि नियोक्ता किसी कर्मचारी को कोई बोनस दे देता है तो वो बोनस भी उसके सकल वेतन में ही सम्मिलित किया जाता है। और अब इसके अंतर्गत धीरे धीरे नई चीज़ें आएंगी और कुछ विशिष्ट भत्ते आएंगे, वो सारे अपन अब धीरे धीरे एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मूल वेतन, वेतनमान और वेतन वृद्धि, ये तीनों चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। इनके आधार पर आप अब वेतन निकालोगे कैसे, ये पता होना आपको लगाना आना चाहिए। और एक बात मैंने आपको बताई थी, सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी का वेतन गत वर्ष क्या होगा और अन्य कर्मचारियों का गत वर्ष क्या होगा। तो अन्य कर्मचारियों का गत वर्ष तो अपन लेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से स्टार्ट करके अगले वर्ष का 31 मार्च। और सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी अगर है, प्रश्न में सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करनी है आपको। सबसे पहले प्रश्न पढ़ के यही देखना है कि कर्मचारी सरकारी है या अन्य कर्मचारी है। सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी है तो उसका वेतन लेना है 1 फरवरी से लेकर अगले वर्ष का 31 मार्च नहीं होगी, उसमें कहाँ होगी, फरवरी। और अन्य कर्मचारी होगा तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होगा। जैसे अब एक उदाहरण के लिए अपन लेते हैं, अपन, मैं अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी को, अच्छा पहले इसमें एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, ये जो वेतन वृद्धि है ये यदि नियोक्ता चाहे तो अग्रिम वेतन वृद्धि दी जा सकती है। ये बात एक और आपको याद रखनी है। जैसे यदि कोई नियोक्ता चाहे तो अपने कर्मचारी को वो यूँ कह सकता है कि ये कर्मचारी तो इसको वो रख रहा है, वो एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, तो उसकी शुरुआत में वेतन 15,000 नहीं होगा, उसको हम 3 वेतन वृद्धि दे रहे हैं एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब उसका मूल वेतन 15,000 तो होगा ही होगा, प्लस 3 वेतन वृद्धि उसको अग्रिम दे दी, तो यानी कि 1,200 रुपये की वेतन वृद्धि उसको अग्रिम दे दी, तो उसका मूल वेतन कितना हो गया, 16,200। तो उसका पहले वर्ष कितना वेतन मानेंगे, 16,200। उसके अगले वर्ष उसका वेतन में फिर 400 रुपये की इंक्रीमेंट जुड़ जाएगा, तो 16,600। फिर उसके अगले वर्ष 400 रुपये और जुड़ जाएंगे, 17,000। तो इस कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन कितना हुआ, 16,200। क्यों हुआ 16,200? क्योंकि उसके नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को अग्रिम वेतन वृद्धि दे दी। अग्रिम वेतन वृद्धि का मतलब बिना काम करे हुए उसको एडवांस में ही 3 इंक्रीमेंट दे दिए। तो उसकी 15,000 रुपये तो उसका मूल वेतन था और 3 वेतन वृद्धि दे दी उसको। वेतन वृद्धि कितने रुपए की है प्रति वर्ष की, 400 रुपये की। तो 400 × 3 तो 1,200 रुपये अपन ने जोड़े, तो उसका मूल वेतन अपन कितना मानेंगे, 16,200। ये बात प्रश्न के अंदर लिखी हुई आएगी। अगर किसी प्रश्न में ये बात लिखी हुई आती है तो आपको ध्यान रखनी है, नियोक्ता चाहे तो अग्रिम वेतन वृद्धि दी जा सकती है। कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को हो सकता है 4 वेतन वृद्धि दे दे अग्रिम, या 5 वेतन वृद्धि दे दे। और अगर वेतन वृद्धि नहीं देता तो उसका मूल वेतन कितना होगा, 15,000। 1 वर्ष पश्चात 15,400, 2 वर्ष पश्चात 15,800। यहाँ पर उसका कर्मचारी का 3 वेतन वृद्धि अग्रिम मिल गई, एडवांस मिल गई, तो उसका वेतन कितना हो गया स्टार्टिंग में, 16,200। ये पहले वर्ष 16,200,
दूसरे वर्ष 16,600, तीसरे वर्ष 17,000। अब इसका आगे यूँ चलता जाएगा। और कब तक ये वेतन वृद्धि चलती जाएगी? 19,000 तक। तो अब इसके एक इलिस्ट्रेशन से और समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसको इलिस्ट्रेशन से अब एक और समझते हैं अपन बात इसमें। मान लीजिए एक कर्मचारी है, उसने 1 जनवरी 2013 को नौकरी प्रारंभ की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। और उसका जो वेतनमान था, वो वेतनमान समझ लो क्या था। उसका वेतनमान था 8,000, फिर 500, फिर उसके बाद में 13,000, फिर 700 और फिर 20,000। ये उसका था वेतनमान। इस वेतनमान में उसने नौकरी प्रारंभ करी। और नियोक्ता ने, अब देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, नियोक्ता ने 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करी। ये क्वेश्चन में लिखी हुई है बात। तो उसको स्टार्टिंग के अंदर, अब देखो ध्यान रखना इसमें कैसे 3 वेतन वृद्धि उसको अग्रिम प्रदान कर दी है। अब कर निर्धारण वर्ष में उसका मूल वेतन क्या होगा? अब ये बताओ, कर निर्धारण वर्ष प्रश्न है ये। अब आपको ये प्रश्न बताना है, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में उसका मूल वेतन क्या होगा? ये प्रश्न आ गया अब आपके सामने। ये क्वेश्चन लिया मैंने इलिस्ट्रेशन के लिए, एक उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए। तो अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो। कर निर्धारण वर्ष कौन सा है? 20-21। तो इसका गत वर्ष कौन सा होगा? इसका गत वर्ष होगा 2019 और 2020। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। ये तो तब होगा जब वो अन्य कर्मचारी है। और यदि वो सरकारी कर्मचारी हो गया तो उसका होगा 1 मार्च 2019 से 29 फरवरी 2020। ये तो किसकी स्थिति में होगा? सरकारी कर्मचारी की स्थिति में। ये गैर सरकारी कर्मचारी की स्थिति में। तो अब प्रश्न में देख लेना, कर्मचारी सरकारी है या गैर सरकारी है। अगर कुछ नहीं लिखा प्रश्न में तो अपन उस कर्मचारी को क्या मानेंगे? गैर सरकारी मानेंगे। अब बोलो इसको अपन, आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो 1 जनवरी 2013 से उसने चालू करा वेतन, तो उसका बोलो मूल वेतन कितना होगा? वेतन शुरू में कितना था उसका? 8,000। और इसको नियोक्ता ने कितनी वेतन वृद्धि दे दी? 3 अग्रिम वेतन वृद्धि दे दी। तो उसका स्टार्टिंग वेतन कितना होगा? 8,000 प्लस 3 वेतन वृद्धि, 500 रुपये की एक वेतन वृद्धि कितने रुपए की है यहाँ प्रति साल? 500 रुपये की। तो 500 इंटू 3 कितने रुपए की वेतन वृद्धि मिल गई? 1500। तो उसका मूल वेतन अब कितना मानोगे आप? 9,500। उस कर्मचारी का मूल वेतन कितना माना जाएगा? अब 9,500 रुपये माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नियोक्ता ने उसको 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान कर दी है। ये प्रश्न में लिखी हुई है बात। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि देखो, उसने नौकरी कब चालू की थी? 1 जनवरी 2013 को। तो 1 जनवरी 13 से लेकर 31 दिसंबर 13 तक तो उसका मूल वेतन कितना होगा? 9,500। ये 9,500 आ गया ना, अपन ने निकाला था। मूल वेतन कितना था? 8,000। और 3 वेतन वृद्धि उसको अग्रिम मिल गई। कितने रुपए की? 500 रुपये की। तो 500 इंटू 3 1500 रुपये की उसको अग्रिम वेतन वृद्धि मिल गई। तो उसका वेतन कितना हो गया? 9,500। तो 1 जनवरी 2013 को उसने नौकरी प्रारंभ करी। तो 1 जनवरी 13 से 31 दिसंबर तक तो उसको वेतन मिलेगा
500। फिर देखो 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक उसका वेतन कितना हो जाएगा, 9,500 में फिर कितने रुपए की वेतन वृद्धि जुड़ेगी, 500 रुपये की, तो उसका वेतन कितना हो जाएगा, 10,000। फिर 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक उसका वेतन कितना हो जाएगा, 10,500। फिर 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक उसका वेतन कितना हो जाएगा, 11,000। फिर 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक उसका वेतन कितना हो जाएगा, 11,500। फिर 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक उसका वेतन कितना हो जाएगा, 12,500 रुपये। ये कब तक जुड़ते जाएंगे 500 रुपये, जब तक उसका वेतन कितना नहीं हो जाता, 13,000 नहीं हो जाता। तो फिर 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक उसका वेतन कितना हो जाएगा, 12,500। फिर 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 उसका वेतन कितना हो जाएगा, 13,000। अब आपको कौन सा वेतन लेना है पहले यहाँ देख लो। अपना गत वर्ष कौन सा है, अपना गत वर्ष है 2019-20। अपने को वेतन निकालना है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में उसका मूल वेतन क्या होगा। कर निर्धारण वर्ष है 20-21, तो इसका गत वर्ष कौन सा हो गया, 20-21 का 19-20। तो अब अपन दोनों मानते हैं गैर सरकारी कर्मचारी है या सरकारी, दोनों स्थिति में अपन उसका वेतन निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो पहले तो गैर सरकारी मान लेते हैं उसको। तो गैर सरकारी है तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का वेतन लेना है। तो देखो अब 1 अप्रैल 2019 को उसका वेतन कितना था, 1 जनवरी 19 से लेकर 31 दिसंबर 19 तक तो उसका वेतन था 12,500। और फिर अपने को कब तक का लेना है, 31 मार्च 2020। तो अब देखो यहाँ से 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च तक का वेतन लेना है। तो यहाँ पे आ जाओ अब 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तक उसका वेतन कितना था, 12,500। तो देखो अब यहाँ से निकालो अप्रैल 19 में उसका वेतन कितना था, पहले तो ये पता करो 1 अप्रैल 19 को उसका वेतन कितना था। तो 1 अप्रैल किस में आएगी, जनवरी 19 से 31 दिसंबर के बीच में आएगी अप्रैल। तो देखो अप्रैल का वेतन, मई का वेतन, जून का वेतन, जुलाई का वेतन, अगस्त का वेतन, सितंबर का वेतन, अक्टूबर का वेतन, नवंबर का वेतन और दिसंबर का वेतन, यहाँ तक तो उसका वेतन कितना था, 12,500 रुपये था। तो 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19, तो अपने को अप्रैल से लेना है। तो देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 9 महीने तक तो उसका वेतन था 12,500 × 9। ये तो हो गया 9। अब दिसंबर के बाद जनवरी में उसका वेतन चेंज हो गया, जनवरी 20 में कितना हो गया, 13,000। तो अपने को अब कहाँ से लेना है, 31 मार्च 2020 तक लेना है, 31 मार्च 2020 तक लेना है। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तक उसका वेतन कितना रहेगा, 13,000 × 3। ये 3 महीने कौन से आ गए, ये 3 महीने आ गए जनवरी, फरवरी और मार्च 2020। ये 3 महीने आ गए ये, और ये 9 महीने का वेतन आ गया 12,000। ये 9 महीने का वेतन तो कितना आया, 12,500 रुपये के हिसाब से, और 3 महीने का वेतन आ गया उसका 13,000 रुपये के हिसाब से। तो अब इसका ये कुल वेतन अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका 12,500 को इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, 1,08,000 रुपये। ये तो हो गया 9 महीने का वेतन, और 3 महीने का वेतन हो गया 39,000। तो इसका ये कुल वेतन आ गया, ये इस हिसाब से इसका कुल वेतन 37,000। तो इस हिसाब से इसका कुल वेतन अपन निकाल लेंगे। तो अब यदि वो सरकारी कर्मचारी हुआ तो
तो यदि वो सरकारी कर्मचारी हुआ तो फिर उसका वेतन आपको निकालना पड़ेगा 1 मार्च 19 से लेकर 29 फरवरी 2020 तक का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वेतन क्या होता है और वेतन मान क्या होता है। तो इस हिसाब से अपन अब इसका सैलरी का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि वो कर्मचारी कौन सा है, सरकारी कर्मचारी है या गैर सरकारी कर्मचारी है, और फिर उसके बाद में उसका गत वर्ष निकाल लोगे आप। उस गत वर्ष के हिसाब से आप पहले उसका वेतनमान के हिसाब से वेतन निकालोगे और फिर उसका मूल वेतन की अपन गणना कर लेंगे। ये 1,08,000 नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन गलत हो गई है। 0,0,0 9 पंजे 45 की 5 4 18 और 4 22 की 2 1,12,500 और 39,000 इन दोनों का टोटल आ जाएगा 12 महीने की सैलरी। ये कब आएगी स्थिति? ये तब आएगी जब वो कर्मचारी कौन सा है? गैर सरकारी कर्मचारी है। यदि सरकारी कर्मचारी होगा तो अब आप वेतन कहाँ से लोगे? 1 मार्च से लेकर 29 फरवरी। तो यहाँ 1 मार्च से 8 दिसंबर तक का तो ये हो जाएगा, और जनवरी फरवरी यानी 10 महीने का वेतन तो आएगा 12,500। सरकारी कर्मचारी अगर हुआ तो 10 महीने का वेतन तो आएगा 12,500 और 2 महीने का वेतन आएगा 13,000 रुपये के हिसाब से। तो आज आपन ने वेतनमान, वेतन और वेतन वृद्धि ये चीज़ क्लियर करी है। अब इसके आगे की बात अपन कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।